नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया की शक्ल बदल दी। पहला विश्व युद्ध। हमारे पास जो जानकारी है वो एक सामान्य अवलोकन पर आधारित है, जैसे हमें अक्सर ऑनलाइन मिलती है। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इस जानकारी के जरिए हम इस भयानक संघर्ष के मुख्य पहलुओं को समझें। ये क्यों शुरू हुआ, इसमें क्या खास घटनाएं हुई और इसके वो नतीजे क्या निकले जो आज भी महसूस होते हैं। ये वो जंग थी जिसे शुरू में कहा गया था सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध। कितनी बड़ी विडंबना है ना। तो सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का यूरोप कैसा माहौल रहा होगा। मतलब राष्ट्रवाद उफान पर था, बड़े बड़े साम्राज्य अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। हाँ, और सब अपनी फौजी ताकत चमकाने में जुटे थे। बिल्कुल, एक तरह का अजीब सा तनाव हवा में था, जैसे सब कुछ किसी किसी बहाने के इंतजार में हो। बिल्कुल, माहौल पूरी तरह तैयार था और वो बहाना मिला 28 जून 1914 को सराजेवो में। ऑस्ट्रिया हंगरी के तख्त के वारिस आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला एक सर्बियाई राष्ट्रवादी समूह का सदस्य था। बस यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जिसे कोई रोक नहीं पाया। और जिस तेजी से ये सब हुआ वो तो हैरान करने वाला है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को ऐसा अल्टीमेटम दिया, हाँ, जिसे मानना लगभग नामुमकिन था। सही कहा। और जब सर्बिया ने सारी शर्तें नहीं मानी, ऑस्ट्रिया हंगरी ने जंग का ऐलान कर दिया। फिर तो जैसे ताश के पत्ते गिरने लगे। देशों के बीच जो पुरानी संधियां थी वो सब हरकत में आ गई। अच्छा, हाँ। रूस सर्बिया की मदद के लिए आगे आया, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ खड़ा हो गया। फिर फ्रांस रूस के साथ था, और जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन भी कूद पड़ा। बाप रे। देखते ही देखते पूरा यूरोप जंग की चपेट में आ गया। ये सोचना ही अजीब लगता है कि एक हत्या भी कैसे इतने सारे देशों को एक महायुद्ध में खींच लिया। मतलब कुछ ही हफ्तों में पूरा महाद्वीप बट गया जी। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में इटली और अमेरिका भी जुड़े जी। दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया। लेकिन क्या ये सिर्फ उस एक घटना की वजह से हुआ, या जैसा आप कह रही थी जमीन पहले से ही तैयार थी? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, साराजेवो की घटना तो बस एक चिंगारी थी। बारूद तो कई दशकों से जमा हो रहा था। इतिहासकार अक्सर इसके पीछे 4 बड़े कारण बताते हैं। वो अंग्रेजी में मेन कहते हैं ना। हाँ, MAIN सुना है इसके बारे में। M से मिलिट्रिज्म। हाँ, मिलिट्रिज्म, सैन्यवाद। हर बड़ा देश अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की होड़ में था। नई नई तकनीकें, बड़े बड़े जहाज, विशाल सेनाएं। अच्छा। ए यानी अलायंसेस, गठबंधन। देशों ने अपने अपने गुट बना रखे थे, ऐसे समझौते कि अगर एक पर हमला हुआ तो बाकी भी मदद के लिए आएंगे। यही हुआ फिर। हाँ, इसी ने एक स्थानीय झगड़े को विश्व युद्ध बना दिया। आई यानी इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। उपनिवेशों और संसाधनों पर कब्जे की होड़ जोरों पर थी, जिससे देशों के बीच जलन और दुश्मनी बढ़ रही थी। और एन? और एन यानी नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। अपने देश को सबसे महान समझना और दूसरे देशों को कमतर आंकने की भावना। ये चारों चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना चुकी थीं कि बस एक चिंगारी की देर थी। यहाँ दिलचस्प बात यही है, और जब युद्ध शुरू हुआ तो शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि ये कितना लंबा खिंचेगा और कितना भयानक होगा। खासकर पश्चिमी मोर्चे पर जो हुआ उसने तो युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। हाँ, पश्चिमी मोर्चा। वहां युद्ध एक बिल्कुल नए और डरावने रूप में सामने आया, खाई युद्ध, जिसे ट्रेंच वॉरफेयर कहते हैं। दोनों तरफ की सेनाओं ने मीलों मीलों लंबी खाइयां खोद ली। मील लंबी? बाप रे। हाँ, और इन खाइयों के बीच की जमीन को नो मैन्स लैंड कहा जाता था। एक ऐसी जगह जहां मौत के सिवा कुछ नहीं था। उन खाइयों में जिंदगी, सोचिए जरा कैसी रही होगी। लगातार गोलाबारी, कीचड़, पानी, बीमारियां, चूहे, और वो मौत का डर तो हर पल। युद्ध एक तरह के गतिरोध में फंस गया था, है ना? थोड़ी सी जमीन के लिए हजारों सैनिक मर जाते थे। ये तो पागलपन था। बिल्कुल। और इस गतिरोध की एक बड़ी वजह थी उस समय की तकनीक। मशीन गन जैसी नई इजाद ने हमला करना बेहद मुश्किल और जानलेवा बना दिया था। फिर जहरीली गैस का इस्तेमाल शुरू हुआ, एक और भयानक हथियार जिसने सैनिकों को तड़पा कर मारा। बाद में टैंक और हवाई जहाज भी आए। इन्होंने युद्ध का तरीका तो बदला, पर विनाश को और बढ़ाया। और
ये सब सिर्फ पश्चिमी मोर्चे पे नहीं हो रहा था। अच्छा, और कहाँ? पूर्वी मोर्चे पर रूस और केंद्रीय शक्तियों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच अलग मोर्चा खुला था। बाल्कन में, मध्य पूर्व में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ, यहाँ तक कि अफ्रीका और एशिया में मौजूद उपनिवेशों में भी लड़ाइयाँ हो रही थीं। इसीलिए इसे विश्व युद्ध कहते हैं। जी हाँ, इसने सच में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। और इस दौरान कुछ लड़ाइयाँ तो ऐसी हुईं जो अपनी बर्बरता और भारी नुकसान के लिए हमेशा याद रखी जाती हैं। जैसे वो सोमे की लड़ाई। हाँ, सौम्य 1916 में कहते हैं पहले ही दिन ब्रिटिश सेना के 60,000 सैनिक हताहत हुए थे। 60,000? ये एक दिन में। हाँ। या वर्दुन की लड़ाई जो महीनों चली और जिसमें फ्रांस और जर्मनी दोनों तरफ से लाखों जाने गई। लाखों। फिर गैलीपोली का अभियान भी था, जहां मित्र राष्ट्रों को ऑटोमन सेना के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। ये नाम सिर्फ लड़ाइयों के नहीं बल्कि उस दौर की भयानक निरर्थकता के प्रतीक बन गए हैं, ऐसा लगता है। ये लड़ाइयां उस गतिरोध और भारी मानवीय कीमत का सबूत थी। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो 1917 में दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने युद्ध का रुख मोड़ने में अहम भूमिका निभाई। पहली, अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। हाँ, ये कैसे हुआ? अमेरिका तो शुरू में अलग था ना। हाँ, वो अलग रहना चाहते थे, लेकिन जर्मनी ने जब बिना चेतावनी पनडुब्बियों से जहाजों को डुबोना शुरू किया और फिर वो जिमरमैन टेलीग्राम वाला मामला सामने आया। अच्छा, वो टेलीग्राम जिसमें जर्मनी मैक्सिको को उकसा था? जी हाँ, तो अमेरिका अप्रैल 1917 में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिकी सैनिकों और उनके विशाल औद्योगिक संसाधनों के आने से पलरा मित्र राष्ट्रों की तरफ झुकने लगा। और दूसरी बड़ी घटना रूस में हुई है ना? हाँ, बिल्कुल। 1917 में रूस में क्रांति हुई, बोल्शेविक सत्ता में आए और उन्होंने युद्ध से हटने का फैसला किया। मार्च 1918 में उन्होंने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की और युद्ध से बाहर हो गए। इससे तो जर्मनी को फायदा हुआ होगा। हाँ, थोड़ी राहत मिली क्योंकि वो अपने सैनिक पूर्वी मोर्चे से हटाकर पश्चिमी मोर्चे पर भेज सकता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, तब तक शायद थोड़ी देर हो चुकी थी। अमेरिकी मदद निर्णायक साबित हो रही थी। तो आखिरकार ये भयानक लड़ाई खत्म कैसे हुई? 4 साल से ज्यादा का वक्त, करोड़ों जाने, अंत कैसे हुआ? 1918 आते आते केंद्रीय शक्तियां बुरी तरह थक चुकी थीं। अमेरिकी सैनिकों की ताजादम फौज और मित्र राष्ट्रों के लगातार हमलों ने उनकी कमर तोड़ दी। जर्मनी के साथी देश बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी एक एक करके हथियार डालने लगे। जर्मनी के अंदर भी हालात बिगड़ रहे थे, विद्रोह होने लगे थे। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे युद्ध विराम यानी आर्मिस्टिस पर दस्तखत हुए और लड़ाइयां थम गईं। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन क्या शांति कायम हो पाई? सुना है कि युद्ध के बाद जो संधियां हुई वो खुद भी काफी विवादास्पद थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ, जिसका सबसे मशहूर नतीजा था वर्साई की संधि। इस संधि ने देखा जाए तो सारा दोष जर्मनी पर मढ़ दिया। उस पर भारी भरकम हर्जाना लगाया गया, उसकी सेना बहुत छोटी कर दी गई और उसके काफी इलाके छीन लिए गए। इतना सब? जी, मित्र राष्ट्र चाहते थे कि जर्मनी दोबारा कभी इतना ताकतवर ना बन सके कि फिर खतरा पैदा करे। इन्हें बहुत अपमानजनक माना गया। इसने वहां बदले की भावना और असंतोष को जन्म दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि वर्साई की संधि ने शांति स्थापित करने के बजाय अगले महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या उस वक्त कोई बेहतर रास्ता निकाला जा सकता था? और युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा भी तो पूरी तरह बदल गया था। वो पुराने, सदियों पुराने साम्राज्य खत्म हो गए। हाँ, ये एक और बड़ा बदलाव था। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य टूटकर कई नए देशों में बंट गया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया वगैरह। ऑटोमन साम्राज्य का भी अंत हो गया और मध्य पूर्व में कई नए देश बने, जिन पर अक्सर ब्रिटेन और फ्रांस का नियंत्रण रहा। रूसी साम्राज्य भी क्रांति के बाद सोवियत संघ बन चुका था। दुनिया की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई थी। भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस भी बनाया गया, हालांकि वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस युद्ध के जो असर हुए वो कितने गहरे और दूर तक जाने वाले थे? बहुत ज्यादा गहरे। सबसे पहला और भयानक असर तो था इंसानी जानों का नुकसान। अनुमान है कि 1.5 से 2.25 करोड़ लोग मारे गए,
सैनिक और आम नागरिक मिलाकर। 1.5 से 2.25 करोड़। जी, करोड़ों लोग घायल हुए, अपाहिज हुए या बेघर हो गए। दूसरा, आर्थिक तबाही। यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गईं। पूरे विश्व में महंगाई और अस्थिरता का दौर आया। तीसरा, सामाजिक बदलाव भी बहुत हुए। जैसे जब पुरुष लड़ने गए तो महिलाओं को कारखानों और दूसरे कामों में उनकी जगह लेनी पड़ी, जिससे समाज में उनकी भूमिका पर असर पड़ा। हाँ, ये तो हुआ होगा। और शायद सबसे अहम बात, जैसा हमने अभी चर्चा की, युद्ध ने जिस तरह की कड़वाहट, अस्थिरता और अधूरे राष्ट्रवाद को छोड़ा, उसने सीधे सीधे 20 साल बाद दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर दी। तो वो सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि शायद आने वाले और बड़े तूफानों की शुरुआत था। तो संक्षेप में कहें तो एक चिंगारी ने उन स्थितियों में आग लगा दी जो सैन्यवाद, गठबंधन, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद ने मिलकर दशकों से बनाई थी। युद्ध ने खाई युद्ध और नई तकनीक के साथ क्रूरता की नई मिसाल कायम की। अमेरिका का आना और रूस का जाना अहम मोड़ साबित हुए। अंत में मित्र राष्ट्र जीते, लेकिन वर्साई की संधि जैसी शर्तों और साम्राज्यों के पतन ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और शायद अगले संघर्ष की नींव भी रख दी। बिल्कुल सही कहा। प्रथम विश्व युद्ध एक बहुत ही जटिल घटना थी। इसके सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बेलगाम राष्ट्रवाद कितना खतरनाक हो सकता है, कैसे सुरक्षा के लिए बनाए गए गठबंधन ही विनाश का कारण बन सकते हैं। तकनीकी तरक्की के कैसे दोहरे नतीजे हो सकते हैं और युद्ध की असली कीमत क्या होती है इंसानी जिंदगियों में। अगर हमें आज की दुनिया की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संघर्षों को समझना है, तो इस युद्ध को समझना बहुत जरूरी है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि उस सभी युद्धों को खत्म करने वाले युद्ध से असल में दुनिया ने क्या सीखा, या शायद क्या नहीं सीखा। क्या आज भी हालात वैसे बन सकते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक बड़े वैश्विक संघर्ष को जन्म दे दें? ये सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।